Years. We are years. Hello students, welcome to ESZ Academy. This is Nikesh Singh Gangar, faculty of Fluid Mechanics. Today we are starting next topic, flow over flat plate. कि फ्लैट प्लेट के ऊपर अगर हम फ्लो कराते हैं किसी भी फ्लूइड को तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। ठीक है, देखिए हमारे पास एक ये सरफेस है जिस पर हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, इनिशियली स्टार्टिंग में देखिए कि जब हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उस समय सारे पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो कैसी है, सेम है। क्लियर, सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी कैसी है, सेम। क्यों? क्योंकि अभी तक यहाँ पर कोई भी सरफेस नहीं आया कि हमारा फ्लूइड किसी सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आया। क्लियर, तो ये हमारा फ्लूइड सारा फ्लो हो रहा है किसी सरफेस के ऊपर। क्लियर, जब ये फ्लूइड फ्लो करता है तो उस टाइम जो ये सरफेस है और फ्लूइड के बीच एक फोर्स लगता है जिसको कहते हैं हम फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कैसा, देखिए फ्लूइड है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट लगेगा। हमने 11th-12th में पढ़ा होगा कि जो फ्रिक्शन होता है वो कैसा होता है, रेजिस्टिंग फोर्स होता है। फ्लूइड फ्लो कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन, जो कि इस फ्लूइड की वेलोसिटी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो अगर हम देखें ये वाला पॉइंट ले, अगर ए पॉइंट, अगर मैं ए पॉइंट लूं यहां पर, अगर मैं ए पॉइंट लूं, अगर मैं ए पॉइंट लूं तो इस पॉइंट पर फ्लूइड की वेलोसिटी क्या होगी, 0। 0 क्यों? कि जो फर्स्ट लेयर है हमारी फ्लूइड की, उसकी वेलोसिटी हम ये मानते हैं कि इस सरफेस के इक्वल होगी। सरफेस हमारा क्या है, रुका हुआ है, मतलब सरफेस की वेलोसिटी क्या है, 0। इसीलिए फ्लूइड की जो फर्स्ट लेयर है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। धीरे धीरे देखिए, पहले हम इसको पढ़ते हैं। व्हेन अ रियल फ्लूइड फ्लो ओवर अ सॉलिड बॉडी, द फ्लूइड पार्टिकल्स at the surface to satisfied no slip condition, so the relative velocity of fluid particle at the surface of solid body is 0। इसका मतलब कि हमारा जो ये फ्लूइड है ये सरफेस पर जब फ्लो करता है तो नो स्लिप कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए इस सरफेस और फ्लूइड के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जो सरफेस की वेलोसिटी है वही फ्लूइड की फर्स्ट लेयर की वेलोसिटी होगी। तो फर्स्ट लेयर की वेलोसिटी कितनी है, 0। जैसे जैसे हम ट्रांसफर डायरेक्शन में जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, तो फ्रिक्शन सबसे ज्यादा कहाँ है, यहाँ पर सरफेस और लेयर के बीच में। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, माना यहाँ पर वेलोसिटी u हो जाती है, dy डायरेक्शन मैं यहां से ऊपर गया तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u प्लस डी यू। मतलब ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जाने पर फ्लूइड की वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में बढ़ने पर फ्लूइड की वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन एक टाइम के बाद इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट के बाद जो भी हमारी वेलोसिटी है, जो इस पार्टिकल की वेलोसिटी है
जो वेलोसिटी यहाँ है, जो वेलोसिटी यहाँ, ये वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी माना u डैश, ये वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, सेम वेलोसिटी या इक्वल वेलोसिटी, इक्वल वेलोसिटी। क्लियर। ट्रांसफर डायरेक्शन में जाने पर कुछ टाइम के बाद फ्लूइड की जो वेलोसिटी होती है वो कैसी हो जाती है, यूनिफॉर्म या सेम या इक्वल वेलोसिटी हो जाती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर। ठीक है। देखिए, अवे फ्रॉम द सॉलिड बॉडी, जो इससे पहले डायग्राम था इसकी बात कर रहा, अवे फ्रॉम द सॉलिड बॉडी, कि सॉलिड बॉडी से दूर जाने पर इन द ट्रांसफर डायरेक्शन, ट्रांसफर डायरेक्शन में जाने पर द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स इंक्रीज ग्रेजुअली, दस वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट इन द रीजन क्लोज टू द बाउंड्री। कहने का मतलब है जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो किस रीजन में होगा, क्लोज टू बाउंड्री के रीजन में होगा। कहने का मतलब है कि ये हमारा कोई सरफेस है, सरफेस से ट्रांसफर डायरेक्शन में जाने पर फ्लूइड की वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो वेलोसिटी क्या हो जाती है, यूनिफॉर्म हो जाती है। ठीक है ना। ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इंक्रीज ग्रेजुअली, देखो पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दस वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट इन द रीजन क्लोज टू बाउंड्री, मतलब ये बाउंड्री है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, बाउंड्री के क्लोज में हो रहा है। देखिए, अगर मैं ये वाला पॉइंट लूं, यहां पर वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, सॉरी, अगर मैं बाउंड्री के क्लोज ये वाला पॉइंट लूं, बाउंड्री के क्लोज ये वाला पॉइंट लूं, यहां टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ये वाला पॉइंट लूं, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट कहां मिल रहा है हमें, बॉटम में। और जैसे मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है जो, वो इसके कंपैरिजन में कैसा है, कम। ये देखिए ये एंगल क्या है, कम है, ये एंगल ज्यादा है। जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ रहा हूं वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है इन रीजन क्लोज टू बाउंड्री, बाउंड्री के क्लोज में। यहां पर इस रीजन में वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है ना। क्लियर। अब देखिए विस्कोसिटी की बात करते हैं। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है। कहने का मतलब है, ये देखिए अभी हम न्यूटन लॉ पढ़ेंगे, वहां पर ये दोबारा मैं क्लियर कराऊंगा ये चीज। ठीक है ना, इतना टेंशन ना लीजिए। क्लियर। अब देखिए विस्कोसिटी, विस्कोसिटी होती क्या है, विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। The two adjacent layer of fluid resist the motion of each other. Such a basic property of fluid is called viscosity. कहने का मतलब कि हमारे फ्लूइड की जो लेयर है, फ्लूइड की जो लेयर है वो आपस में एक दूसरे के मोशन को क्या करती है, रेजिस्ट करती है। कहने का मतलब कि माना ये लेयर ए है, लेयर बी है, लेयर सी है। लेयर ए किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, एक्स डायरेक्शन में, लेयर बी एक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, लेयर सी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो इन दोनों लेयर के बीच अगर हम दो लेयर ले, ए और बी दो लेयर है, ये दो लेयर अगर फ्लो कर रही है, अगर ये दो लेयर फ्लो कर रही है, तो ये लेयर एक दूसरे के मोशन को क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी। ये किसकी प्रॉपर्टी है, फ्लूइड की। द टू एडजेसेंट मतलब आसपास की दो लेयर of fluid resist the motion of each other. Such a basic property of fluid is called viscosity. viscosity है जो वो resisting force की तरह काम करता है। जैसे फ्रिक्शन होता है ना,
एक तरीके से देखें तो फ्लूइड में जो विस्कोसिटी जो प्रॉपर्टी वो फ्रिक्शन ही की तरह काम कर रही है, ठीक है ना। फ्रिक्शन क्या होता है, रेजिस्टिंग फोर्स होता है, तो विस्कोसिटी भी क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है। क्या रेजिस्ट कर रही है, दो लेयरों के बीच जो मोशन हो रहा है, तो एक लेयर दूसरी लेयर के मोशन को रेजिस्ट कर रही है, ठीक है। माना ये ए लेयर आगे जा रही है और लेयर बी भी आगे जा रही है, तो इन दोनों के बीच में ए लेयर बी पर क्या क्या पुट करेगा, रेजिस्टेंस लगाएगा, जिसके कारण ये लेयर फ्लो ना कर पाए, ठीक है। क्लियर। अब देखिए कॉज ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का रीजन क्या है, ठीक है ना। कॉज ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी दो तरीके की विस्कोसिटी होती है, एक होती है डायनेमिक विस्कोसिटी, यहां बता देता हूं मैं अभी। एक होगा डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक, और दूसरा होगा काइनेमेटिक। अभी इन दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे हम, डायनेमिक क्या होता है, काइनेमेटिक क्या होता है। डायनेमिक विस्कोसिटी को डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है। क्लियर। जो विस्कोसिटी होती है वो क्या है, विस्कोसिटी क्या है, viscosity is measurement of internal resistance। मैंने बताया था अभी कि जो विस्कोसिटी है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, ठीक है ना, कि दो लेयर जब आपस में एक दूसरे के फ्लो को रेजिस्ट करें तो उसको क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। तो लिक्विड के लिए और गैसेस के लिए विस्कोसिटी किस तरीके से काम करती है, ठीक है ना। फॉर लिक्विड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कोइजन फोर्स की बात कर रहे हैं, कोइजन, ठीक है ना। कोइजन फोर्स का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन। जो कोइजन होता है आपका वो बिटवीन सेम मॉलिक्यूल, बिटवीन सेम मॉलिक्यूल, जो एडिशन होता है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन होगा, ठीक है। देखिए कहने का मतलब है फॉर लिक्विड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि लिक्विड के लिए विस्कोसिटी, देखिए कि अगर हमारे पास कोई लिक्विड है, एग्जांपल लीजिए, एक एग्जांपल लेता हूं मैं वाटर, और दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं हनी। इन दोनों में देखिए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच ज्यादा है, लिक्विड की बात कर रहे हैं हम विस्कोसिटी में। वाटर और हनी एक एग्जांपल लिया है मैंने, तो हनी अगर देखें हम तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो एक दूसरे के फ्लो को क्या करेंगे, वो ज्यादा रेजिस्ट करेंगे। माना 1 लीटर मैं वाटर लेता हूं और 1 लीटर मैं हनी लेता हूं, और मैंने उसको एक सरफेस पे फ्लो करवाया, तो ज्यादा फ्लो कौन करेगा, ज्यादा फ्लो कौन करेगा। देखिए ये सरफेस है, इस पर फ्लो कराया मैंने वाटर, और ये दूसरा सरफेस है, इस सरफेस पे फ्लो कराया मैंने क्या, हनी, ठीक। वाटर जिस सरफेस पे फ्लो कराया तो 0 सरफेस से वाटर 1 सेक्शन तक जा रहा है, ठीक है ना, माने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। और हनी में देखें अगर तो ये XX सेक्शन से केवल X1 सेक्शन तक जा रहा है,
तो डिस्टेंस कौन ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है? ये वाटर। तो हनी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एज कंपेरिजन टू वाटर कम कर रहा है। क्यों? क्योंकि हनी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? ज़्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा है? हनी की, एज कंपेरिजन टू वाटर। क्लियर? तो लिक्विड में विस्कोसिटी का रीजन क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन गैसियस में कोइजन कैसा होता है? निल। ठीक है ना? लेकिन गैसेस में रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल की रैंडमनेस के कारण कोइजन, रैंडमनेस के कारण क्या आता है? क्या आता है? रैंडमनेस होने के कारण, गैसेस फेस में रैंडमनेस होने के कारण उसमें विस्कोसिटी आती है। जैसे एक कंटेनर है हमारे पास, ठीक है ना, एक कंटेनर है। अभी मैं इसका जो हमारा ये है विस्कोसिटी है, इसकी डिपेंडेंसी दिखाऊंगा मैं, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे किस तरीके से डिपेंड करती है, ये अगले लेक्चर में बताऊंगा मैं। लेकिन गैसेस फेस में देखिए कि रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब हुआ कि हमारे पास कोई कंटेनर है, किस तरीके से मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूट है गैसेस फेस में, रैंडमनेस है। तो रैंडमनेस है, इसका मतलब क्या होगा कि थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाने पर, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो उनके बीच में क्या होगा? कोलिजन होगा। कोलिजन होगा, इसका मतलब वो रेजिस्टेंस पैदा करेगा। रेजिस्टेंस पैदा करेगा, इसका मतलब, रेजिस्टेंस पैदा करने का मतलब क्या है? विस्कोसिटी बढ़ रही है। ठीक है ना? गैसेस फेस में अगर रैंडमनेस ज्यादा है, रैंडमनेस ज्यादा है, इसका मतलब विस्कोसिटी ज्यादा होगी। और कोइजन इसमें क्या होता है गैसेस फेस में? निल। ठीक है। अब बात आती है एंगुलर डिफॉर्मेशन। एंगुलर डिफॉर्मेशन की बात करते हैं। देखिए हमारे पास यहां पर ये डायग्राम है, इसमें देखूं मैं, अगर मैं यहां पर ए मॉलिक्यूल लेता हूं और यहां पर बी मॉलिक्यूल लेता हूं, ये मैंने अभी बताया था कि ये सरफेस है, यहां पर ट्रांसफर डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोफाइल, ट्रांसफर डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज होती है। और यहाँ पर इस सरफेस में नो स्लिप कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए सरफेस की वेलोसिटी और फर्स्ट लेयर जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी क्या होती है? सेम, ताकि नो स्लिप कंडीशन को क्या कर पाए? वो सेटिस्फाइड कर पाए। ठीक है ना? तो ये फ्लो कर रहा है, ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी सेम है। सेम क्यों है? क्योंकि ये अभी भी सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आया है। क्लियर? तो ये ए पॉइंट है जो कि बॉटम से कितने डिस्टेंस पे है? वाई डिस्टेंस पे। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? डी यू, डी वाई, सॉरी, डी वाई डिस्टेंस है। ए पॉइंट की वेलोसिटी यहाँ पर क्या है? यू। और इस बी पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यू प्लस डी यू। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। वेलोसिटी इंक्रीज होती है इन ट्रांसफर डायरेक्शन। तो यहाँ पर ए पॉइंट की वेलोसिटी यू है और बी पॉइंट की वेलोसिटी u प्लस डी यू है, और ये डिस्टेंस कितना है? dy। क्लियर? अब देखिए, अगर हम इसी पॉइंट को, इसको उठा के मैं यहां पुट कर दिया, ठीक है ना, इस सेक्शन को उठा के मैं यहां पर पुट कर दिया हूं, ये ए है और ये बी मॉलिक्यूल है। बी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी u प्लस डी यू इंटू डी टी है। देखिए कैसे, ये डी वाई डिस्टेंस पे है। ए मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल की ये डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है? u इंटू डी टी, यू इंटू डी टी। क्योंकि देखिए वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? तो वेलोसिटी फर्स्ट मॉलिक्यूल ए की वेलोसिटी कितनी है? u। ठीक, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है? इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, माना डिस्टेंस को डी से डिनोट कर रहे हैं, और टाइम कितना ले रहा है? dt टाइम ले रहा है, dt टाइम ले रहा है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? u इंटू डी टी। तो सेम बी मॉलिक्यूल के लिए भी ऐसे ही होगा। ठीक है ना? बी मॉलिक्यूल के लिए सेम ऐसा ही होगा। तो जितनी डिस्टेंस ये है u इंटू डी टी, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? u इंटू डी टी। और ये जो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? डी यू इंटू डी टी। क्लियर? डी यू इंटू डी टी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? डी यू इंटू डी टी। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है,
डिफरेंस कितने का आ रहा है, डी यू इंटू डी टी का, और ये जो पोर्शन है ये किसके इक्वल होगा, डी वाई के इक्वल, और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इसको डिनोट कर सकता हूं मैं डी थीटा से। क्लियर? तो मैं लिख सकता हूं इस सेक्शन से, ये वाला सेक्शन, माना इसको नाम दे देता हूं मैं ए डैश, बी डैश और ये सी डैश। तो इन ट्रायंगल ए डैश, बी डैश एंड सी डैश, देखिए tan d थीटा क्या हो जाएगा, du dt अपॉन dy, du dt अपॉन dy। एक एजम्पशन लेता हूं मैं यहां पर, एजम्पशन है एज्यूम d थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है ना, d थीटा इज वेरी स्मॉल। और अगर मैं इस एंगल को काफी छोटा लेता हूं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, tan d थीटा इज इक्वल टू d थीटा। क्लियर? तो मैं d थीटा को यहां पुट कर सकता हूं, d थीटा इज इक्वल टू du इंटू dt अपॉन dy। ठीक है, मैं यहां से लिख सकता हूं d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू du अपॉन dy। क्लियर? ये रिलेशन याद होना चाहिए आपको, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो d थीटा अपॉन dt को क्या नाम दूंगा मैं, शेयर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन। कल मैंने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें देखा होगा आपने, शेयर डिफॉर्मेशन की हमारे पास ये दो प्लेट है, इन दोनों के बीच में फ्लूइड है, यहाँ पर एक फोर्स एफ फोर्स लग रहा है, यहाँ पर डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो वही उसी की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन, ठीक है ना, रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन। क्लियर? इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है ना। ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में डायरेक्टली यूज हो सकता है, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखिए न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी की बात करते हैं, ठीक है ना। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है न्यूटन, कि जो हमारा शेयर स्ट्रेस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन। अभी बताया मैंने ना, अभी बताया था, रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई। ये रिलेशन याद होना चाहिए, क्लियर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, ठीक है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, तो टाउ इज इक्वल टू, टाउ क्या है यहाँ पर, शेयर डिफॉर्मेशन, शेयर स्ट्रेस सॉरी, और ये क्या है, रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन। तो डी थीटा अपॉन डी टी है जो यहाँ पर, ये प्रोपोर्शनल साइन हटाकर एक कांस्टेंट आएगा जिसको मैं नाम देता हूँ म्यू डी थीटा अपॉन डी टी। और हमें पता है बिकॉज डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई। ये कहाँ से आया, अभी बताया था मैंने, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई, ठीक है ना। क्लियर? तो इस रिलेशन को मैं लिख सकता हूं
क्या लिख सकता हूं, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। क्लियर? ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डायरेक्टली न्यूमेरिकल बन सकता है इनमें, एक एक मार्क्स के। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, जो म्यू है इसको कह सकते हैं हम डायनेमिक विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर? इसको कह सकता हूं मैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहां पर इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन 2 है हमारी, इक्वेशन 2, ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है, मैथ्स में पढ़ते हैं हम, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर? m क्या है यहाँ पर, स्लोप। ठीक है ना, स्लोप है, c यहाँ पर 0 है। क्लियर? 0 क्यों है? अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें, ठीक है ना, कंपैरिजन कर रहे हैं हम, तो ये देखिए टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई या म्यू इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, सेम चीज है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर जो ये म्यू है, ये क्या दिखा रहा है यहाँ पर, स्लोप। म्यू क्या है, क्या दिखा रहा है, स्लोप। म्यू क्या दिखा रहा है हमें, स्लोप। कैसे? देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी की बात कर रहा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लीनियर इक्वेशन है। तो अगर c यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट है इस इक्वेशन में, कोई कांस्टेंट नहीं, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है ना, y इक्वल टू एम एक्स की बात करें अगर हम, ये देखिए y इक्वल टू एम एक्स की बात करें अगर हम मैथमेटिकली, तो ये इक्वेशन ऑरिजिन से पास होती है। ऑरिजिन से पास कैसे होगी, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 0। इसका मतलब ये ऑरिजिन से पास कर रही है। क्लियर? तो इसीलिए डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स को कंपेयर करा इससे, तो टाउ y एक्सिस में और x डी यू अपॉन डी वाई एक्स एक्सिस में। स्लोप जो डिनोट कर रहा है वो क्या डिनोट कर रहा है, म्यू। हर जगह हर पॉइंट पर स्लोप क्या है, सेम है। स्लोप सेम है, इसको डिनोट करते हैं म्यू से, म्यू से, म्यू से। तो हमें क्या पता चल रहा है, द स्लोप ऑफ इन दिस ग्राफ डिनोट बाय म्यू इज कॉल्ड, ये क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी। तो ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या डिनोट कर रही है, डायनेमिक विस्कोसिटी को। ये ध्यान रखना, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि स्लोप क्या डिनोट करता है, बिटवीन स्लोप क्या, न्यूटन लॉ में स्लोप क्या डिनोट करता है, क्या डिनोट क्या कर रहा है, स्लोप डायनेमिक विस्कोसिटी को डिनोट कर रहा है, डायनेमिक विस्कोसिटी को डिनोट कर रहा है। क्लियर? ठीक है, अब देखिए एग्जांपल ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड, ये सारे क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड है। ठीक है ना, एयर, वाटर, पेट्रोल, केरोसिन और मरकरी। ठीक है ना, कभी कभी डायरेक्टली न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूटोनियन फ्लूइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूटोनियन फ्लूइड। तो ऑप्शन दे सकता है, अगर आपको पता है तो आसानी से टिक मार लोगे, अगर नहीं पता तो आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है ना, तो ये पता होना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड, एयर, वाटर, पेट्रोल, केरोसिन और मरकरी, और कुछ और भी हो सकते हैं। और अभी रियोलॉजी पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, रियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करेंगे हम। ठीक है ना, उसमें अलग ही लेक्चर होगा एक पूरा। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड में। देखिए अब
जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं उसको यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है, इस पे 2 मार्क्स लिख सकते हो, 2 मार्क्स, मतलब कभी कभी डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस पे आ सकते हैं। du upon dy is maximum at bottom and gradually decrease in the transfer direction of flow। कहने का मतलब जो du upon dy है, अगर मैं y इक्वल टू 0 पर चेक करूं, मतलब ट्रांसफर डायरेक्शन में ज़्यादा डिस्टेंस ना लेते हो, बॉटम पे चेक करूं, तो यहाँ पर du अपॉन dy चेंज इन वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वेलोसिटी ग्रेडियंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। ये देखिए स्लोप सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पर। ऊपर जाने पर ये स्लोप क्या हो रही है, कम। स्लोप यहाँ से नापेंगे आप, ठीक है ना, अंदर से इस पॉइंट से नापेंगे, ठीक है ना। अभी हमने वो थीटा वाला देखा था, इस तरीके से एंगल यहाँ बन रहा था, यहाँ से नाप रहे थे ना एंगल, तो एंगल यहाँ ये वाला नापेंगे हम। तो ये वाला एंगल इसके कंपैरिजन में छोटा है। अगर मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये क्या है, यहाँ पर क्या है, कोई भी एंगल नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये देखिए टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। क्लियर? देखिए अभी रिलेशन आएगा सेक, क्लियर। टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। अब यहां देखिए, यहां पर हमें कोई ग्रेडियंट नहीं मिल रहा है, ग्रेडियंट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि हमें चेंज इन वेलोसिटी नहीं मिल रहा है। इस पॉइंट के बाद जो वेलोसिटी है यहां तक, टॉप तक, वो वेलोसिटी क्या है, सेम है या यूनिफॉर्म है। मैं ये पहले बता चुका हूं, यूनिफॉर्म है तो डी यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, 0। चेंज इन वेलोसिटी 0 है तो यहाँ पर शेयर स्ट्रेस क्या होगा, 0। शेयर स्ट्रेस क्या होगा, 0। तो हम फ्लूइड में पढ़ते हैं कि, ये भी पढ़ते हैं हम फ्लूइड में कि जो ये टॉप सेक्शन होता है यहाँ पर शेयर स्ट्रेस क्या होता है, 0। ये किस में पढ़ते हैं, ओसीएफ में, ओपन चैनल फ्लो। ये इसी सब्जेक्ट का दूसरा पार्ट है। जब ये खत्म होगा फिर मैं ओसीएफ में बात करेंगे उस चीज की, ठीक है ना। तो टाउ इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, 0। क्लियर? ये बता दिया हूं मैं कि ये टाउ इक्वल टू 0 कैसे है। ये देखिए टाउ, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 0। कोई चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी सबसे ज्यादा काम मिल रहा है हमें बॉटम पर। डी यू अपॉन डी वाई इज मैक्सिमम एट बॉटम। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, डी यू अपॉन डी वाई इज मैक्सिमम एट बॉटम एंड ग्रेजुअली डिक्रीज इन द ट्रांसफर डायरेक्शन ऑफ फ्लो। क्लियर? ये बता चुका हूं मैं, ठीक है ना। एक बार दोबारा डिस्कस कर दिया हूं, क्लियर? ठीक है, देखते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्लियर? इस पे बात करता हूं, ठीक है। वेट, देखिए डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करें, म्यू क्या है यहाँ पर, डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है ना। डायनेमिक विस्कोसिटी। अब हम बात करते हैं किस चीज की, यूनिट की बात करेंगे इसकी, ठीक है ना। तो म्यू इक्वल टू टाउ इंटू, ये देख सकते हैं हम, डी वाई ऊपर जाएगा और डी यू बॉटम में आएगा, डी वाई अपॉन डी यू। ये क्या है, शेयर स्ट्रेस है। शेयर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसको लिख सकता हूं मैं, फोर्स अपॉन एरिया। टाउ क्या होगा, शेयर स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस को लिख सकता हूं मैं फोर्स अपॉन एरिया। तो इसकी यूनिट क्या हो सकती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन अपॉन
मीटर स्क्वायर। क्लियर। और डी वाई की बात करूं, डी वाई क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर। क्लियर। और डी यू क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं मैं, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकेंड। मीटर से मीटर कैंसिल आउट, और ये क्या हो जाएगा यूनिट, न्यूटन सेकेंड क्या आ जाएगा ऊपर, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये यूनिट बनती है किसकी, डायनेमिक विस्कोसिटी की। क्लियर। क्या बन रही है डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट, यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है ना। और इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं न्यूटन जो मीटर स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूं पास्कल। ठीक है ना। पास्कल किसकी यूनिट है, प्रेशर की, तो इसको लिख सकता हूं मैं पास्कल सेकेंड। क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है, एक चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए आपको। डायनेमिक विस्कोसिटी की बात करें तो इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल सेकेंड भी कह सकते हैं। क्लियर। अब देखिए मैं रिलेशन बताता हूं आपको अब इसमें। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड इज इक्वल टू, ये होगा 1 पास्कल सेकेंड के इक्वल। क्लियर। और दूसरा रिलेशन है, दूसरा रिलेशन है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड। न्यूटन क्या है, फोर्स है, फोर्स को क्या लिख सकता हूं मैं, m इंटू ए, एम इंटू ए। ठीक है ना, m इंटू ए इंटू ये हो गया सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। m की यूनिट क्या होती है, kg, m की एस में लिख रहा हूं मैं अभी। ठीक है ना। m की यूनिट क्या होगी, kg। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, और टाइम की सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड, ये वाला सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो ये हो जाएगा क्या, के जी सेकेंड स्क्वायर से ये वाला सेकेंड कैंसिल आउट इनटू मीटर अपॉन सेकेंड इनटू मीटर स्क्वायर, और ये मीटर से ये वाला मीटर कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा के जी मीटर इनवर्स, और ये सेकंड इनवर्स। ठीक है ना। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन, ठीक है लिखते हैं हम डायमेंशन। केजी को लिख सकता हूं मैं एम में, और मीटर इनवर्स मतलब लेंथ की, लेंथ का इनवर्स, और सेकंड इनवर्स मतलब टाइम का इनवर्स। क्लियर। इतना क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी डायनेमिक विस्कोसिटी की, एम एल इनवर्स और टे इनवर्स, ये है डायनेमिक विस्कोसिटी की डायमेंशन। क्लियर। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपको। कभी भी क्वेश्चन कैसी भी बन सकता है, क्वेश्चंस में कभी ये पूछ लेगा कि यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये आ सकता है। कभी ये पूछेगा आपको क्या कि एम के एस यूनिट, एम के एस यूनिट क्या है, के जी मीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। क्लियर। एम के एस यूनिट क्या है, के जी मीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ठीक है ना। देखिए डायनेमिक विस्कोसिटी की बात कर रहा था मैं, डायनेमिक विस्कोसिटी की बात किया हूं मैं, डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है ना।
पहली यूनिट क्या आई थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकंड। दूसरी यूनिट क्या आई थी, केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसका मतलब एमकेएस यूनिट क्या है, एमकेएस यूनिट, ये कौन सी यूनिट है, एमकेएस यूनिट। और डायमेंशन एम एल इनवर्स और टी इनवर्स, ये इसकी यूनिट आई है। और तीसरा सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या होगी, देखिए केजी की जगह लिख सकता हूं मैं ग्राम, मीटर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, सेंटीमीटर, और सेकंड की जगह सेकंड। क्लियर। एमकेएस यूनिट को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ठीक है ना, देखिए क्या, केजी मीटर सेकंड। सीजीएस यूनिट है जो, ये सीजीएस यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड। इस यूनिट को डायरेक्टली हम क्या बोलते हैं, क्वाइस, क्वाइस, क्वाइस। क्लियर। ये चीज नोट करिएगा, नोट, नोट, वन क्वाइस इक्वल टू, वन क्वाइस इक्वल टू कितना होता है, 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। क्लियर। ये डायरेक्टली 2 मार्क्स में आ जाता है, ठीक है ना। जो पॉइस होता है हमारा, वो रिलेशन होता है किसके साथ, सीजीएस यूनिट के साथ, डायनेमिक विस्कोसिटी। तो डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट पॉइस भी होती है इन सीजीएस सिस्टम। क्लियर, ठीक है। अब मैं रिलेशनशिप निकालता हूं, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन एमकेएस एंड सीजीएस यूनिट, ठीक है ना। जो एमकेएस और सीजीएस यूनिट पढ़ी है हमने, उनके बीच में क्या रिलेशन आता है, देखिए क्या रिलेशन आएगा, वन पॉइस इक्वल टू 1 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर सेकंड। क्लियर। अब ये बताइए आप कि अब मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूं किसमें, ये कौन सी यूनिट है, सीजीएस। अब मैं इसको चेंज करूंगा एमकेएस में। एमकेएस में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 ग्राम को चेंज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, केजी में चेंज करूंगा 10⁻³ केजी, ठीक है ना। ये कैसा है, सिंपल सा यार, देखिए 1 केजी इक्वल टू क्या होता है, 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है ना। तो 1 ग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1000, 1/1000, 1000 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻³ केजी, ठीक है ना। तो 1 पॉइंट इक्वल टू 10⁻³ केजी, ग्राम को चेंज कर दिया। और सेंटीमीटर को चेंज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 10⁻²। 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, 100 बॉटम में ले आए तो 10⁻² मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 केजी पर मीटर सेकंड। तो यहां से क्या रिलेशन मिल रहा है हमको, ठीक है ना। ये तो पता होना ही चाहिए, लेकिन अगर हम एमकेएस में देखें तो 1 पॉइस इक्वल टू 10 इनवर्स का मतलब 1/10। ये जो एमकेएस की यूनिट है हमारी, ये जो एमकेएस की यूनिट है हमारी, इसको किससे डिवाइड करना, हमने 10 से डिवाइड कर देना है। क्लियर। 10 से डिवाइड करना है मतलब 10 इनवर्स से इसको बॉटम में ले आए तो ये क्या हो जाएगा 1/10। ये 1/10। क्लियर। और ये कौन सी यूनिट आपकी, ये कौन सी यूनिट है, एमकेएस, एमकेएस, ठीक है ना। देखिए
डायनेमिक विस्कोसिटी है, इसको डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है ना। तो ये हो गया फर्स्ट यूनिट, कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा क्वेश्चन। एक तो ये है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, दूसरा केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यहाँ से लिख सकते हैं केजी अपॉन मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और इसकी डायमेंशन ये है। क्लियर। सीजीएस यूनिट की बात करें तो इसको पॉइस भी कहते हैं, तो 1 पॉइस इक्वल टू ग्राम अपॉन सेंटीमीटर पर सेकंड। पॉइस की बात कर रहा हूँ मैं, तो डायरेक्टली नोट में ये लिख लीजिए, नोट में ये पता होना चाहिए 1 पॉइस इक्वल टू 1 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर सेकंड। ये सीजीएस यूनिट जो होती है वो इक्वल टू 1 पॉइस होती है, ठीक है ना। तो 1 पॉइस, ये रिलेशनशिप किस किस के बीच में है, सीजीएस एंड एमकेएस में, सीजीएस एंड एमकेएस में। 1 पॉइस इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, 1 पॉइस इक्वल टू क्या हो गया ये, क्लियर, 1/10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। 1 पॉइस इक्वल टू 1/10 केजी मीटर पर सेकंड। क्लियर। अब बात करते हैं हम डायनेमिक विस्कोसिटी की, सॉरी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसको डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं, म्यू अपॉन रो। यहां पर म्यू क्या है हमारा, डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, और रो क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी। तो हमें इसकी यूनिट निकालनी है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, तो हमें डायनेमिक का अभी हम पढ़ के आए हैं, और रो का इजी है, रो इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो डायरेक्टली कर लेंगे। क्लियर, बताता हूँ। ठीक है ना, तो यूनिट म्यू की जो ये हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी है उसकी यूनिट क्या पढ़ी हमें, हमने एमकेएस में क्या पढ़ी है, केजी पर मीटर सेकंड, और रो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास की क्या होगी, केजी अपॉन वॉल्यूम की क्या होगी, मीटर क्यूब, ठीक है ना। मल्टीप्लाई इन दोनों का, और इन दोनों का अलग मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, केजी इंटू मीटर सेकेंड, केजी इंटू मीटर क्यूब। केजी से केजी कैंसिल आउट, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है ना। एक यूनिट क्या होगी, नोट, एक यूनिट तो ये है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये कैसी यूनिट है, एमकेएस यूनिट है, ठीक है ना। एम मतलब मास, मीटर किलोग्राम सेकंड, तो यहाँ पर मीटर और सेकंड में, तो ये एमकेएस यूनिट है। अगर मीटर को मैं सेंटीमीटर में चेंज कर दूं और किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दूं, वो सीजीएस यूनिट हो जाएगी। तो एक यूनिट तो ये होगी। अब सीजीएस यूनिट की बात करें, ठीक है ना, तो ये मैं कट कर देता हूँ। क्लियर, ठीक है। सीजीएस यूनिट की बात करते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी,
पहली यूनिट क्या आई हमारी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट में जैसे डायनेमिक विस्कोसिटी में सीजीएस यूनिट होती है वो 1 पॉइस के इक्वल होती है, लेकिन काइनेमेटिक विस्कोसिटी में जो सीजीएस यूनिट होगी वो किसके इक्वल होगी, 1 स्टोक्स के इक्वल, ठीक है ना। तो स्टोक्स इन सीजीएस यूनिट देखिए, इन सीजीएस यूनिट इन सीजीएस में जो मीटर स्क्वायर उसको चेंज कर दिए, ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर सेकेंड। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 स्टोक्स के इक्वल, 1 स्टोक्स के इक्वल। क्लियर। तो ये रिलेशनशिप भी आता कभी कभी, ये लिख लीजिए, 1 स्टॉक इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। अब मैं रिलेशनशिप डेवलप करूंगा, रिलेशनशिप सीजीएस और एमकेएस में, ठीक है ना। जो ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है इसको चेंज करूंगा मैं किसमें, एमकेएस यूनिट में। क्लियर। तो कैसे, 1 स्टॉक इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो 1 स्टॉक इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर हुए, 100 सेंटीमीटर, या 1 मीटर इक्वल टू कितना, 10⁻² सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, ये देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/100, 1/100 मतलब 10⁻² मीटर। क्लियर। तो 1 सेंटीमीटर को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10⁻² मीटर, और होल स्क्वायर यहाँ पर रहेगा पर सेकेंड। 10⁻² की पावर 2 है, मतलब 10⁻⁴। मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर लिखूंगा अपॉन सेकेंड। तो 1 स्टॉक इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 स्टॉक इक्वल टू क्या हो गया, 1 स्टॉक्स इक्वल टू मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। लेकिन जो ये 10⁻⁴ है ये क्या हो जाएगा, 1/10⁻⁴। क्लियर। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। क्लियर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैं बताता हूं आपको। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने जो 1 पॉइस पढ़ा वो किसके इक्वल था, kg अपॉन मीटर सेकंड था एमकेएस यूनिट में। तो एमकेएस यूनिट में 1/10 कर देंगे, ठीक है ना, एमकेएस में। और 1 स्टॉक्स इक्वल टू क्या था, 1 स्टॉक्स इक्वल टू क्या है, 1/10⁻⁴ इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये किस में है, 1 पॉइस किसकी यूनिट है भाई, पॉइस किसकी यूनिट है, डायनामिक विस्कोसिटी। और स्टॉक्स किसकी यूनिट है, काइनेमैटिक विस्कोसिटी। और ये तो पता ही है आपको कि 1 पॉइस है वो सीजीएस यूनिट है किसकी, डायनेमिक विस्कोसिटी की, कि 1 पॉइस इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 1 पॉइस ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, 1 पॉइस इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम एमकेएस ले ले तो 1/10 हो जाएगा। और 1 स्टॉक किसके इक्वल होता है, 1 स्टॉक इक्वल टू होता है सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। लेकिन अगर हम एमकेएस ले मीटर स्क्वायर पर सेकेंड तो 10⁻⁴
4 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा चल दिया है ये। और अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्या, रियोलॉजी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। रियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, इसमें पूरा एक लेक्चर लगेगा। ठीक है, जो भी आप लोगों के अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक, तो अगर कोई डाउट है, और रही बात नोट्स की, नोट्स यहाँ आपको सारे प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। पहले लेक्चर देखिए और उसके बाद नोट्स अपने आप बनाइए। ठीक है ना, अपने हैंड रिटन नोट्स होने जरूरी है। ठीक है, क्लियर। कल का जो पहला टॉपिक रहेगा वो शायद ये रहेगा, लिनियराइजेशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है, बस हम ड्रैग वगैरह की बात करेंगे, ड्रैग फोर्स, इस पर एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगा मैं। ठीक, तो एंड करते हैं ये वाला सेशन।